नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी विषय को लेकर आए हैं। हिंदी विषय को बहुत बेसिक से बहुत ही एकदम ज़ीरो से लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भाषा से। भाषा क्या होती है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? हिंदी को कैसे भाषा के रूप में लाया गया? तो इसको देखते हैं। स्टार्ट करते हैं भाषा। क्या है दोस्तों? भाषा। अब भाषा क्या है? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से होती है। कैसे होती है? संस्कृत के भास धातु से होती है। भास धातु से होती है। भास धातु से होती है। अब भास का मतलब क्या होता है? भास का मतलब होता है कि अपने विचारों को प्रकट करना, अर्थात भास का मतलब होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। दोस्तों, भास का मतलब क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब हम अगर एक परिभाषा बनाएं, अब आप लोगों के मन में या ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि विचार क्या होता है? तो विचार को भी देख लेते हैं। विचार क्या है? विचार वह शब्द है या वह प्रक्रिया है जिसमें मन की अध्वन्यात्मक इकाई को प्रस्तुत किया जाता है। मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। इकाई अर्थात मन की अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है या विचार कहलाता है। दोस्तों, अगर अब देखें तो हम भाषा की एक परिभाषा बना सकते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा क्या बनाएंगे कि हम अपने मन की अध्वन्यात्मक इकाई को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा कहा जाता है। हम अपने मन की अध्वन्यात्मक इकाई अर्थात किसी वस्तु को देखकर जो हमारे मन में उसके प्रति भाव उठ रहे हैं, उसके प्रति विचार उठ रहे हैं, उसी को हम प्रस्तुत करने के लिए जिसका सहारा लेते हैं, अर्थात उसे भाषा कहा जाता है। जिसको माध्यम बनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, यह भाषा था। अर्थात भाषा की परिभाषा जो है, हम अपने अध्वन्यात्मक इकाई अर्थात जो हमारे किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उसको प्रस्तुत करने के लिए जिसका माध्यम बनाते हैं, जिससे हम प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। अब भाषा के प्रकार देखते हैं हम। भाषा के प्रकार। दोस्तों, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार। कौन-कौन से? पहला है मौखिक भाषा। क्या दोस्तों? मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। और तीसरा क्या है? तीसरा है दोस्तों सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं। अब मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने हाव-भाव विचार बोलते हैं और दूसरा जो है सुनकर समझता है, वही क्या है? मौखिक भाषा होती है। अर्थात इसमें बोलकर और सुनकर समझा जाए। वह क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा में जैसे हम अपने मन के भाव को, मन के विचारों को लिखित रूप दे दें, अर्थात लिखकर समझाने की कोशिश करें, तो अगला कैसे समझेगा? पढ़कर।
अगला पढ़कर, अर्थात जिसमें लिखकर या पढ़कर प्रोसेस किया जाए, लिखकर पढ़कर भाषा का आदान प्रदान किया जाए, वही क्या होगा, लिखित भाषा होगी। अगला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को ना तो हम लिख सकते हैं, ना तो मौखिक रूप से बोल सकते हैं, अर्थात अपने शरीर के प्रत्यंगों द्वारा हम इशारे में बात करते हैं, वही क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। दोस्तों यह सबसे कठिन भाषा होती है, सबसे कठिन भाषा होती है, सबसे कठिन भाषा होती है। और इस मौखिक भाषा को सबसे सरल भाषा कहते हैं, सबसे सरल भाषा। और इसको सरल और कठिन दोनों कहते हैं, सरल और कठिन दोनों कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको देख लेते हैं। मौखिक भाषा को सरल भाषा इसलिए कहते हैं कि हम अपने भाव विचार को बोल देते हैं और दूसरा सुनकर समझ लेता है। और इसमें क्या है, हम जिससे बात करना चाहते हैं, इशारों में जब बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हम बात करते हैं वहाँ पर अगर कोई दूसरा मनुष्य या दूसरे लोग हैं, तो उस भाषा को समझने में उनको कठिनाई अनुभव होगी, और जिससे हम बात करते हैं वो समझ लिया जाता है। इसीलिए इसको सबसे कठिन भाषा माना गया है। और लिखने की भाषा को सरल और कठिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी बोलियों में वह खत लिखा है, वह पत्र लिखा है, वह पुस्तक लिखी है, तो वह हम समझ ले जाएंगे। लेकिन हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हमारी भाषा में, हम जैसे हिंदी जानते हैं, अगर उर्दू में लिखा है तो क्या हम उसको पढ़ पाएंगे, नहीं। तो यही दोस्तों हमारे लिए क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। दोस्तों यह थी भाषा, अर्थात भाषा का प्रोसेस था। भाषा क्या होती है हमने देखा, कितने प्रकार की होती है ये भी देखा। अब हम भाषा को हिंदी से जोड़ने चल रहे हैं, कैसे हिंदी में भाषा को स्थान मिला, अर्थात भाषा, हिंदी को कैसे भाषा में स्थान मिला, तो यह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हिंदी को हम 3 रूपों में पढ़ेंगे, हिंदी को हम 3 रूपों में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी। अब हमारा मेन उद्देश्य, अर्थात जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे वह क्या है, हिंदी। अब हमें हमारी हिंदी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम इसको देखेंगे पहला किस में देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा है संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण में देखते हैं, जैसा कि हमें बताया गया, हम पढ़े हैं पिछले अनुभव से या पिछली कक्षाओं में जो भी हम पढ़े हैं, हमको जानकारी मिली है कि हिंदी क्या है। हिंदी ही नहीं, सभी भाषाएं किससे उत्पत्तित हुई हैं, तो संस्कृत से उत्पत्तित हुई हैं। अर्थात हिंदी ही नहीं, अन्य भाषाएं भी किससे जन्मित हुई हैं, तो संस्कृत से। तो हम संस्कृत से स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में संस्कृत। अब संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या है, वैदिक संस्कृत, और दूसरा क्या है, दूसरा है लौकिक संस्कृत। दूसरा क्या है, लौकिक संस्कृत। दूसरा क्या है दोस्तों, लौकिक संस्कृत। अब हम देखते हैं वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया। हमारे प्राचीन काल में क्या लिखा गया, तो वेद लिखा गया। वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया, वेद। और लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया, तो इसमें लिखा गया रामायण और महाभारत। क्या लिखा गया दोस्तों, महाभारत। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामायण या महाभारत किस भाषा में लिखा गया, तो लौकिक संस्कृत में लिखा गया। अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी हिंदी की यात्रा। हिंदी की यात्रा कैसे स्टार्ट होती है दोस्तों, हिंदी, इसी लौकिक संस्कृत से एक भाषा जन्म लेती है जिसका नाम है पाली।
कौन सी भाषा? पाली। और पाली का जब विस्तार रूप सामने आता है तब कौन सा धर्म चल रहा होता है? तो बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अक्सर यह क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का प्रचलन था? तो पाली भाषा का प्रचलन था। अब इस जब पाली का एक विस्तारित रूप हो जाता है तो इस पाली से एक भाषा और जन्म लेती है, उसका नाम है प्राकृत। क्या है दोस्तों? प्राकृत। और प्राकृत का जब प्रचलन होता है तब कौन सा धर्म चल रहा होता है? जैन। जैन धर्म। और इस प्राकृत से अगली भाषा का जन्म होता है, उसका नाम क्या है? अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश। और अपभ्रंश से इसी अपभ्रंश से एक और भाषा जन्म लेती है, उस भाषा का नाम क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश। दोस्तों कैसे कैसे हमारी हिंदी जन्म लेती है? तो लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश। और इसी सौरसेनी अपभ्रंश से कौन जन्म लेती है? हमारी हिंदी जन्म लेती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी हिंदी किससे जन्म लेती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी। अगर ऐसे पूछा जाता है कि हमारी हिंदी का मूल उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो संस्कृत है। ठीक है दोस्तों, क्या है? संस्कृत। ये था ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण, अर्थात भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में। तो इसमें देख लेते हैं। तो हिंदी बोली जाती है दोस्तों गंगा यमुना के मैदानी भागों में। गंगा यमुना के मैदानी भागों में। कहाँ बोली जाती है? मैदानी भागों में। अब गंगा यमुना के मैदानी भागों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उसको हम ऐसे ही देख लेते हैं, बोलकर सुन लेते हैं, बोलकर समझ लेते हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, आपका ये मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ कुछ बांग्लादेश और कुछ कुछ राजस्थान में भी लगाता है। ये क्या है? गंगा यमुना का मैदानी भाग कहलाता है और इसी में हमारी हिंदी बोली जाती है। इसके बाद देखते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछा जाता है कि आप अपनी राजभाषा हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद या किस भाग में, किस अनुसूची में मिलता है? तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों भाग 17 में और अनुच्छेद भाग 17 अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी राजभाषा हिंदी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यह हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण है। कल से हम हिंदी के व्याकरण पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।